कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं सत्यजीत राय की लिखी हुई एक स्काई-फाई स्टोरी, प्रोफेसर शंकु और मैकाओ। तो चलिए सुनते हैं इसको। 7 जून। बहुत दिनों से मेरा मूड अच्छा नहीं था, लेकिन आज सुबह के एक आश्चर्य घटना की वजह से मैं फिर से बहुत उत्साहित हो गया हूँ। पहले मैं अपने मूड या मेरे मन का अच्छा ना होने का कारण बताऊंगा। प्रोफेसर गजानन तरफदार नाम के एक साइंटिस्ट कुछ दिन पहले मेरे साथ मिलने के लिए आए थे। वो सज्जन जाएंगे हजीराबाग। मेरा नाम सुन के और मेरी किताबें पढ़ के वो मेरे पास आए थे मुझसे मिलने के लिए और मेरा लेबोरेटरी देखने के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले और कोई वैज्ञानिक मुझसे मिलने के लिए मेरे पास नहीं आए। करीबन हर देश के साइंटिस्ट ही भारत में आने पर मेरा लेबोरेटरी देखने के लिए आते हैं। एक नॉर्वे का जीव विज्ञानी तो मेरे घर में करीबन 1 महीने तक रहकर गए हैं, लेकिन ये आदमी थोड़ा सा अजीब है। इसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब किस्म का है। ऐसा लग रहा था कि कई सालों के मेहनत से मैंने जो रिसर्च हासिल की है वो ये कुछ सवाल के जवाब में ही पूरा जान लेंगे। मूल अनुसंधान को लेकर हर साइंटिस्ट के बीच में प्रतिद्वंदिता रहना तय है। मैंने जो तथ्य कई सालों के मेहनत कठिन अंकों का समाधान करके इकट्ठा किया है वो कोई सिर्फ एक सवाल में ही पूरा जान लेगा, ऐसा सोचना भी अन्याय है। लेकिन लगता है इस सज्जन का ऐसा ही मतलब है। शायद मुझे शक्ल से मासूम लगता है, वरना कोई इस तरह का सवाल पूछने का साहस कैसे पाता है और ऐसे प्रश्न करने के बाद भी उत्तर पाने की ख्वाहिश कैसे आता है मन में। उस समय मैं एक आश्चर्य दवाई को लेकर रिसर्च कर रहा था। वो दवाई खाने से कोई भी जीव अदृश्य हो सकता है। तभी भी वो दवाई पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। जिस गिनीपिग के ऊपर मैंने इस दवाई को आजमाया था वह इस दवाई को खाकर सिर्फ 17 सेकंड के लिए एक धुंधली शक्ल ले रहा था। पूरी तरह अदृश्य नहीं हो रहा था। किसी सामग्री में थोड़ी सी गड़बड़ी थी और इस वजह से ही मैं चिंतित था। और उसी वक्त आए ये श्रीमान तरफदार। उस दिन उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कैसी अजब किस्म की जिज्ञासा थी उनके अंदर। मेरे दवाइयों का बोतल हाथ में लेकर उसके ढक्कन को खोलने तक और उसको सूंघने तक मानो उनको शांति नहीं मिल रही थी। मैंने उनको मेरी रजिस्टर नहीं देखने दिया। इसका मतलब उसमें ही मेरी अदृश्य होने वाली दवाई का फॉर्मूला था और उसके संबंध में मेरी आज तक की सारी रिसर्च की पूरी जानकारी थी। उस रजिस्टर को मैं हर वक्त अपने नज़र में रखा था। बात करते करते एक वक्त अचानक से एक चिट्ठी आने से और मेरा नौकर प्रहलाद घर में ना होने से मुझे 2 मिनट के लिए उठकर बाहर जाना पड़ा। वापस आकर मैंने देखा कि तरफदार मेरा रजिस्टर खोलकर मेरी रिसर्च को हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनके बर्ताव में एक असामान्य तनाव है। मैं उनके हाथ से अपने रजिस्टर को छीनकर लेने का पूरा शिष्टाचार नहीं कर पाया, लेकिन उसके बदले में मुझे एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैंने कहा, देखिए मुझे अभी एक चिट्ठी मिली है, उसमें एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आज आपसे और बात नहीं कर सकता। इसके बाद भी 2 दिन वो मेरे घर में आए थे, लेकिन
वह मेरी लेबोरेटरी में नहीं आ पाए, क्योंकि वो मेरे घर में आए हैं। ये सुनते ही मैंने अपने लेबोरेटरी में ताला लगा दिया और उनको अपने डाइनिंग रूम में बैठाया था। इस वजह से वह 2 दिन चाय पीकर 5 मिनट तक अनाप शनाप कहकर चले गए। इसके बाद वो कब हजीरबाग वापस लौट गए ये मुझे पता नहीं। यही कुछ दिन पहले बुधवार को उनके तरफ से मुझे एक चिट्ठी मिली, लेकिन मुझे ये चिट्ठी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तरफदार ने मेरे रिसर्च के संबंध में व्यंग्य से भरे अंदाज में लिखा है। वो मेरे काम से बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक गायब होने का मार्ग खोजेंगे, और जिसका महत्व भी मेरी आविष्कार से ज़्यादा होगा। और यही नहीं, कुछ दिनों के अंदर ही वो इस आविष्कार का प्रचार करके मुझे पीछे छोड़ देंगे। पहली बार इस चिट्ठी को पढ़ के मैंने इसको हल्के में ले लिया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ। जिस 2 मिनट तक तरफदार ने मेरा रजिस्टर खोल के देखा था, उतनी देर में ही क्या उन्होंने मेरा फॉर्मूला याद कर लिया है, और इससे क्या वो मेरी फॉर्मूला को अपना कहकर चलाने की सोच रहे हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। तरफदार के पास इस तरह की कोई क्षमता नहीं है, ऐसा ही लगता है मुझे। और उनको देखकर तो मुझे उनको मामूली वैज्ञानिक ही लगा है। लेकिन फिर भी ये चिट्ठी पढ़ के मेरा मूड कैसा कड़वा हो गया है। ऐसे ही समय घटी एक आश्चर्य घटना, और वो घटी आज सुबह में ही। सुबह के 6:30 बजे उस के किनारे में घूमने के बाद मैं अपने अभ्यास के अनुसार अपने बगीचे में फूलों को देखने के लिए गया था। तभी पूरब की दीवार के किनारे में पेड़ की तरफ देखते ही उसी पेड़ की एक टहनी में मुझे आंखों को फड़कने वाली रंगों का खेल दिखा। पास जाते ही मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य सुंदर मैकाऊ पंछी उस पेड़ की एक टहनी में बैठकर मेरी तरफ देख रहा है। मैकाऊ काकातुआ का नकद एक पक्षी है, लेकिन आकार में ये काकातुआ से भी 4 गुना बड़ी है। ये पक्षी रहते हैं दक्षिण अमेरिका में। इतनी सारी रंगों का पहाड़ पृथ्वी के और किसी पक्षी में शायद ही नहीं है। देखने पर लगता है कि मानो प्रकृति ने इंद्रधनुष के रंगों से खेलने के वक्त अचानक अपनी मर्जी से इस पंछी को ऊपर रंगों का ब्रश चलाया है। इस पंछी को घर में रखने से घर रोशन हो जाएगा। लेकिन वो मेरे बगीचे में कैसे आया और पेड़ से उड़कर आकर मेरे कंधे में क्यों बैठा? जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरा पालतू ना होने पर भी मेरे साथ इसको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उस मैकाऊ को अपने कंधों में लेकर अपने घर के अंदर चला आया। उसके बाद मैंने अपने ही लेबोरेटरी में उसका रखने का इंतज़ाम किया। लेबोरेटरी में ही मेरा बहुत सारा समय बीतता है। इस पंछी को देखभाल में आसानी होगी। एक बार मुझे लगा था कि मेरे दवाई का उत्तेजक गंध से इसको परेशानी होगी, लेकिन मैंने देखा उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा। मेरा बिल्ला न्यूटन ने दो एक बार झुंझलाहटपूर्ण दृष्टि से इसकी तरफ देखा और आवाज़ भी किया, लेकिन इस पंछी की तरफ से कोई भी दुश्मनी का लक्षण ना पाकर वो चुप हो गया। कुछ दिन बाद शायद मैं देखूंगा इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई है। सुबह 2 क्रीम केकर बिस्किट खाया है इस पंछी ने। उसके बाद मैंने इसके लिए खाने का पर्याप्त इंतजाम किया है। प्रहलाद पहले थोड़ा सा चौंक था, लेकिन उसके बाद उसने भी इस पंछी को अपना लिया। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों के अंदर प्रहलाद भी इस पंछी को मेरी तरह ही पसंद करने लगेगा। आज लाइब्रेरी में काम करते वक्त मैंने बहुत बार देखा है कि ये मेरी तरफ देख रहा था। इसका पंछी कहाँ से आया कौन जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कहानियों को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में मैकाऊ 2 या फिर यस लिखिए।